Today we will learn about peroxisomes. peroxisome बहुत ही सिंपल से मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। इनका डायामीटर 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है और इसके अंदर बहुत से क्रिस्टलाइन कोर की फॉर्म में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं जो कि मौजूद होते हैं। पेरोक्सिसोम्स को हम माइक्रोबॉडीज़ भी कहते हैं और ये बहुत से डिफरेंट फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। पेरोक्सिसोम्स के अंदर 50 से ज़्यादा टाइप के एंजाइम्स हैं जो बहुत सी एक्टिविटीज़ में इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑक्सीडेशन है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की वो बेसिकली इन्हीं एंजाइम्स के ज़रिए होती है। और ये जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं इनमें ज़्यादातर जो चेन है उसका साइज़ 24 से 26 कार्बन तक होता है। और इसके अलावा प्लाज्मेलोजेंस भी जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी पेरोक्सिसोम्स का ही एक फंक्शन है। प्लाज्मेलोजेंस अनयूजुअल क्लास है फॉस्फोलिपिड्स की। इसके अंदर एक फैटी एसिड जो होगा वो ग्लाइसरोल के साथ अटैच होगा, लेकिन जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल का लिंकेज है ये ईथर लिंकेज होगा। इसके दरमियान ईस्टर लिंकेज मौजूद नहीं होता। तो प्लाज्मेलोजेंस करेक्टरिस्टिकली ईथर लिंकेज के ज़रिए इसमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स आपस में लिंक्ड होते हैं। प्लाज्मेलोजेंस बहुत अबंडेंट है माइलिन शीथ के अंदर। जो आपके ब्रेन के सेल्स होते हैं उनके एक्सोन्स को इंसुलेट करने के लिए उसके इर्द गिर्द माइलोन की शीथ मौजूद होती है और इस माइलोन शीथ के अंदर जो प्लाज्मेलोजेंस हैं ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। अगर इनकी सिंथेसिस किसी तरह से एबनॉर्मल हो जाती है और प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाते तो उसका नतीजा क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग जो है वो फेस करना पड़ेगी उस इंसान को जिसके अंदर जो प्लाज्मेलोजेंस हैं वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो रहे। इसी तरह से जो फायरफ्लाइज हैं उनके अंदर जो एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम ल्यूसीफ्रेज एंजाइम कहते हैं। एक्चुअली ये ल्यूसीफ्रेज एंजाइम ही होता है जिसकी वजह से फायरफ्लाइज जो हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं और जो ल्यूसीफ्रेज एंजाइम है ये भी एक पेरोक्सिसोमल एंजाइम है जिसकी वजह से जो लाइट है वो प्रोड्यूस होती है फायरफ्लाइज के अंदर। पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मिलती जुलती हैं, दोनों के अंदर मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले से मौजूद जो ऑर्गेनल है वो स्प्लिट होगा और नया ऑर्गेनल बनेगा। यही सेम प्रोसीजर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और इसी तरह से पेरोक्सिसोम्स भी बनते हैं। और जो पहले से मौजूद पेरोक्सिसोम है और उसकी स्प्लिटिंग से अगर नया पेरोक्सिसोम बनना है तो उसमें कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं जिसमें ये सारे का सारा प्रोसीजर होता है और नया पेरोक्सिसोम बनता है, या इसी तरह प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व होती हैं वो दोनों के केस में सेम हैं। सो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों ऑर्गेनल्स शेयर करते हैं। इसी तरह से दोनों ऑर्गेनल्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये प्री फॉर्म्ड प्रोटीन्स को साइटोसोल से अपने अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब साइटोसोल में जो प्रोटीन्स ऑलरेडी बनी हुई हैं और मौजूद हैं उन्हें इंपोर्ट करके ये ऑर्गेनल अपने अंदर लेके आ सकते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा ही होता है और पेरोक्सिसोम्स में भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रहा होता है और पेरोक्सिसोम के अंदर भी हो रहा होता है। तो वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एक ही तरह का है कमोबेश जो कि दोनों ऑर्गेनल्स के अंदर होता है। एलेनिन ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद होता है और समटाइम्स ये पेरोक्सिसोम्स के अंदर भी मौजूद होता है। अगर हम कुछ ऐसे मैमल्स हैं जैसे कैट्स हैं या डॉग्स हैं
उनके सेल में हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंजाइम मौजूद है। जबकि कुछ ऐसे और मैमल्स जैसे रैबिट्स हैं या ह्यूमन हैं तो उनमें ये एंजाइम जो है वो पर ऑक्सीजोम के अंदर मौजूद होता है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पर ऑक्सीजोम्स को पर ऑक्सीजोम्स क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये साइट ऑफ सिंथेसिस भी है और साइट ऑफ डिग्रेडेशन भी है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 एक ऐसा एजेंट है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इन नेचर और ये बहुत ही टॉक्सिक एजेंट है। ये बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है। चूँकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये सिंथेसाइज भी होता है पर ऑक्सीजोम में और ये डिग्रेड भी होता है, इसलिए पर ऑक्सीजोम्स को पर ऑक्सीजोम्स कहा जाता है। पर ऑक्सीजोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम पर ऑक्सीजोमल एंजाइम्स कहते हैं। जैसे यूरेट ऑक्सीडेज है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज है, या डिफरेंट अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेजेज हैं। ये जो ऑक्सीडेजेज हैं ये क्या करेंगे कि ये अपनी अपनी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ये मोलेकुलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर H2O2 जनरेट हो रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो H2O2 है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये जनरेट होती है पर ऑक्सीजोम में। लेकिन हमने साथ ही ये बात भी डिस्कस की थी कि ये जो जनरेट होने वाली H2O2 है इसका ब्रेक डाउन भी यहीं पे होता है पर ऑक्सीजोम के अंदर। ये क्या होता है कि जैसे ही ये जनरेट हो रही है तो ये तेज़ी के साथ इसका ब्रेक डाउन हो रहा होता है। एक एंजाइम है जिसे हम कैटालेज कहते हैं। ये कैटालेजेस पर ऑक्सीजोम में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं और ये इस नई बनने वाली H2O2 को रैपिडली उसका ब्रेक डाउन करते हैं। पर ऑक्सीजोम्स प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, उन्हें हम ग्लायोक्सीजोम्स कहते हैं। प्लांट के जो सीड्स हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप है ये पर ऑक्सीजोम्स की जो कि प्रेजेंट है और हम इसे ग्लायोक्सीसोम कहते हैं, जो कि प्लांट के सीड में मौजूद है। प्लांट के सीडलिंग्स हैं जितनी भी वो एक्चुअली फैटी एसिड्स को अपने अंदर स्टोर किए होती हैं और ये फैटी एसिड बहुत अहम सोर्स है एनर्जी का। अब प्लांट का सीड जब ग्रो करेगा तो उसको यकीनन एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी फैटी एसिड की फॉर्म में ऑलरेडी प्लांट सीडलिंग में स्टोर हुई हुई है। और जब इस सीड ने ग्रो करना है तो इस फैटी एसिड का जो यूटिलाइज़ करते हुए इसको ये एनर्जी इतनी जनरेट कर लेगा कि उससे नया प्लांट ग्रो कर सकेगा। और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो सारी की सारी उस सीड के अंदर हो रही होती हैं, जब वो जर्मिनेशन के प्रोसीजर से गुज़र रहा होता है तो उसमें इस फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कर दिया जाता है। जितने फैटी एसिड्स स्टोर किए गए हैं सीड में वो एक्चुअली रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और इसको फिर टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस फैटी एसिड को अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा। जो फैटी एसिड्स हमने बात की कि प्लांट सीडलिंग के अंदर स्टोर्ड हैं, यानी वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनसे अल्टीमेटली प्लांट सीड ने एनर्जी जनरेट करनी है ताकि नया प्लांट ग्रो कर सके। उन स्टोर्ड फैटी एसिड्स को डिसअसेंबल किया जाएगा और उससे जो जनरेशन होगी एसिटल को ए जनरेट होगा। इस एसिटल को ए की कंडेंसेशन ऑक्सैलोएसीटेट के साथ होती है। जब एसिटल कोए और ऑक्सैलोएसीटेट आपस में कंडेंस होते हैं तो ये सिट्रेट बना देते हैं और इस सिट्रेट को अल्टीमेटली मेटाबॉलिक पाथवे से गुजारते हुए ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये एंजाइम्स की मौजूदगी में ही हो रहा होता है सीड के अंदर। और अल्टीमेटली होगा क्या कि जो ग्लायोक्सिलेट साइकिल है ये सारे का सारा इन स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं
के स्टोर्ड फैटी एसिड से अल्टीमेटली एंजाइम्स की मौजूदगी में ग्लूकोज बना है। तो ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ये बेसिकली ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर ही हो रहा होता है, और इस सारे साइकिल के एंड पे हमारे पास क्या होता है कि फैटी एसिड्स जो हैं वो उनका ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे पास एंड पे जो प्रोडक्ट आ रही होती है वो ग्लूकोज है। हमने पहले भी ये बात की कि फैटी एसिड्स जो हैं उनसे एनर्जी जो है इस प्रोसीजर में सारी की सारी यूटिलाइज एनर्जी जो है जनरेट हो रही होती है, इसलिए कि उसको कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। थैंक यू।